अरे भैया, हिजड़ों की बस्ती में कंडोम बेच रहे हो क्या? कंडोम नहीं बिका करते। ना पढ़ते तो खाते सोतरा कमाकर, ना पढ़ते तो खाते सोतरा कमाकर, हाय मारेगा ये तालीम पाकर। सर है तो प्रोफेसर क्यों है? वो प्रोफेसर इसलिए कि बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे से ली जाएगी, और बच्चे से अगर फीस ली जाएगी तो बच्चा अपने माँ बाप से कहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं द न्यूज़ रेड में यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग हैं चौधरी चरण विश्वविद्यालय कैंपस में, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आज हम लोग बात करते हैं। तमाम नए मुद्दे विश्वविद्यालय में लगातार निकलते रहते हैं, उजागर होते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं एक मुद्दों में से, उसी एक घोटाले में से। और आइए हम लोग बात करते हैं देवेंद्र हुडा साहब से। शोधार्थी हैं, अर्थशास्त्र विषय के शोधार्थी देवेंद्र हुडा साहब से बात करते हैं। स्वागत है आपका देवेंद्र साहब। धन्यवाद। द न्यूज़ रेड क्लिप की जो पूरी टीम है, जो पूरे साथी हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से आभार करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए हुए हैं। जी बताइए, आपका क्या प्रश्न? मेरा एक सवाल है हुडा साहब। सवाल ये है कि अभी विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में बच्चों की सहूलियत के लिए डिग्रियां घर पहुंचाने का काम किया और एक कोरियर कंपनी को 65 लाख रुपए में टेंडर दे दिया। लेकिन लगभग 77,000 डिग्रियों को पहुंचाने का जो घर उनका निर्णय था, उसमें से 20 से 25,000 डिग्रियां वापसी आ गई। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों में और तमाम लोगों में इस बात का रोष है कि आखिर ऐसी गलती, ऐसी त्रुटि कहां पर हुई? देखिए ललित जी, कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि ये अच्छी पहल थी विश्वविद्यालय प्रशासन की कि कोरोना काल में जो है बच्चों को विश्वविद्यालय ना आना पड़े और उनकी डिग्री सकुशल उनके घर पहुंच जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो जाता है कि हम अपना फॉर्म तो खुद भरते हैं, लेकिन एड्रेस जो है अपने साथी का डाल देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ आए थे तो उस दौरान क्या हुआ करता था कि हम लोग भी डिग्री पे एड्रेस अपने हॉस्टल का भेज दिया करते थे। डिग्री थी रहमान की और आती थी हॉस्टल। ऐसे ही इसमें हुआ, अगर वो डिग्री सकुशल आई है तो उनकी सत्यता की जांच हो। अब सत्यता की जांच कैसे होगी कि जिस बच्चे का उस एनरोलमेंट पे नंबर है, वो नामांकन संख्या है, रोल नंबर है, वो बच्चा कहीं तो एनरोल है, उस कॉलेज का से उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए और पुनः उसको डिग्री पे पहुंचाई जाए। लेकिन बात यह है कि जब डिग्री कोरियर कंपनी से पहले 25 से 30 रुपए का खर्चा पहले आता था, लेकिन इस कोरियर कंपनी को टेंडर देने के बाद प्रति डिग्री का खर्चा लगभग 60 रुपया हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातों में कहीं ना कहीं दो बातें हो रही हैं? देखो, एक चीज है, याद रखना, ना पढ़ते तो खाते सोतरा कमाकर, ना पढ़ते तो खाते सोतरा कमाकर, हाय मारेगा ये तालीम पाकर। ना खेतों में रेहड़ चलाने के लायक बचे, ना बाजार में माल ढोने के लायक। अगर वो 25 रुपए का खर्चा आता है और विश्वविद्यालय के पास तमाम कर्मचारी हैं जो केवल सुर्ती का काम करते हैं, बैठते हैं और थाली में हथेली मारी और सुर्ती लगाई, वो तमाम कर्मचारी भी अगर 25 रुपए में यहाँ से पोस्ट ऑफिस कर सकते तो यूनिवर्सिटी का आर्थिक नुकसान होने से बच सकता था। और जो आर्थिक नुकसान अगर यूनिवर्सिटी का होता है तो उसका दो मतलब है कि सीधे तौर पे अगर यूनिवर्सिटी का आर्थिक नुकसान हो रहा है तो इनफॉर्मल तरीके से वो बच्चों पे फीस का बर्डन बढ़ रहा है। लेकिन ये यहाँ के शीर्ष नेतृत्व की कमी है कि उसके पास कर्मचारी होने के बाद भी उन्होंने अपने कर्मचारी ना लगाए और उन्होंने कोरियर कंपनी को टेंडर दिया। जो काम वो 25 रुपए में आसानी से कर सकते थे, यूनिवर्सिटी का जो बर्डन है उसे भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बहुत आसान करने के लिए 65 रुपए में टेंडर देना जरूरी समझा। अब समझिएगा, आप जो काम 25 में हो रहा है 65 देंगे तो महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ी तो बर्डन किस पे बढ़ेगा? भाई, अगर यहाँ कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर क्यों है? वो प्रोफेसर इसलिए कि बच्चे पढ़ने आते हैं, और जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो जाहिर सी बात है सुविधा शुल्क भी देंगे। और सुविधा शुल्क अगर आज 50 रुपए में काम चल रहा है तो जब उसे अतिरिक्त बर्डन पड़ेगा विश्वविद्यालय पे तो फीस बढ़ेगी, और जब फीस बढ़ेगी तो फीस बच्चे से ली जाएगी, और बच्चे से अगर फीस ली जाएगी तो बच्चा अपने माँ बाप से कहेगा। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ अंबानी की औलाद तो कोई आती नहीं है, ऐसा भी नहीं किसी का बाप कैबिनेट मिनिस्टर हो, राजनाथ की संतान नहीं आती है, अडानी जी का बच्चा यहाँ नहीं आता है। यहाँ जो बच्चा आता है वो छप्पर से निकले, फूस से निकले मकानों का आता है, कच्ची दीवारों से बच्चा निकल के आता है, गांव के खेत खलियानों से बच्चा निकल के आता है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजदूर और किसानों का क्षेत्र है, और यहाँ जो बच्चा आ रहा है वो मजदूर किसानों का ही आ रहा है, उन्हें खुद समझना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि जैसे ही ये मामला उठा, प्रकाशित हुआ, तमाम से पदाधिकारी, तमाम छात्र नेता
एक ज्ञापन के माध्यम से रजिस्ट्रार महोदय से मिले और कहीं ना कहीं बात पर असर हुआ और तत्काल कल शाम 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, डिग्री सेक्शन के प्रभारी राजीव पाल जी को और वित्त में जो कर्मचारी थे नीरज जी को, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो हैं AR हैं उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। तो क्या ये ठीक किया या जो उच्च अधिकारी उनको बचाया जा रहा है? देखिएगा, कभी भी कोई अगर मसला होता है, बहुत हाई प्रोफाइल मसला होता है, तो उसे हम जो है डाउन फ्लो करने के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। असल में इसमें मगरमच्छ बड़े हैं जिन्हें बचाया जा रहा है और मछलियों को खवाया जा रहा है। तो जो मूल मगरमच्छ है वो तो बाहर बैठा है आराम से और मछलियों को खा रहा है। तो मछलियों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तालाब में पानी छोड़ना पड़ेगा और मगरमच्छ को तालाब से निकालना पड़ेगा। और रही बात कर्मचारी के सस्पेंड की, मुझे नहीं लगता कि वो दोषी हैं या निर्दोष हैं। प्रथम दृष्टया में वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें निर्दोष के, जो न्यायालय उच्चतम न्यायालय निर्णय लेगा वो मान्य होगा। मेरा एक सवाल और मन में आया है कि इसकी जो जांच है माननीय प्रति कुलपति विश्वविद्यालय मेरठ वाई विमला जी को दी गई है, तो जैसे पूर्व में भी देखा जा चुका है कि अभी तक कोई जांच पूरी नहीं हो पाती है तो कुछ ज़्यादा उसका महत्व रहता नहीं है। तो क्या ये जांच, जल्दी बात करते हैं, क्या ये जांच निष्पक्ष तरीके से पूरे पारदर्शिता के साथ ऐसा है पूरी होगी? ललित जी, ऐसा है, बिल्ली से अगर आप कहेंगे कि दूध की रखवाली करो तो बिल्ली कैसे रखवाली कर लेगी? जांच तो होती है, हम कब कह रहे हैं कि जांच नहीं होती। कमेटियां भी बनती हैं, लेकिन बिस्लरी की बोतल खराब करने के लिए और ट्रेवल चार्ज लेने के लिए कमेटियां बनती हैं। और चोर से कहा गया कि आप अपनी जो आपने चोरी करी है उसे निर्दोष साबित करो, तो सबसे आसान काम है। कर्मचारियों पर गाज क्यों? सवाल ये है, देखिएगा, अधिकारी पे क्यों नहीं गाज? मैंने कहा कर्मचारी सबसे कमजोर कड़ी होती है और कर्मचारी उस तिजोरी का रखवाली बैठता है, जबकि उस तिजोरी में जो असली सामान है वो तो दूसरे का होता है, लेकिन रक्षक को बैठा दे जाता है। मैंने कहा अगर कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं तो वो अपने जो है निर्दोषी के सबूत दें। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर ये गलती करी है तो वो जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसके बाद उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के अभी जांच पर भरोसा है और जांच का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, आप यूनिवर्सिटी की जांच पे भरोसा करें या ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई जांच नहीं होती है। केवल मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी की जांच तो एक हाजी का बनता है और एक काजी का बनता है, और दोनों कहते हैं कि जी आप मेरी पीठ पे हाथ फेरो, मैं आपके बैक पे हाथ फेरता हूँ। मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय वो PIL दायर करे ना, उच्चतम न्यायालय जो निर्णय लेगा वो अपने साक्ष्य जो देंगे वो अदालत में पेश करें और अदालत का जो निर्णय हो वो मान्य होगा। ऐसा तो नहीं है कि तालिबान है, यहाँ भारत है, अभी भी न्यायालय पे भरोसा है, भले ही वहाँ जो न्याय ना मिलता हो, है ना, तो हमें न्यायालय पे भरोसा रखना है। आपने बात करी तालिबान की, एक तो शब्द आया तालिबान, तो हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, बात करते हैं तालिबान की, हम लोग बात करते हैं वहाँ के मुद्दे की। जिस प्रकार से अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है और जिस तरीके से उस शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चलाने वाले हैं, उसको अब वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे चाइना, पाकिस्तान या अन्य देशों ने भी, और एक तरफ रूस, रशिया ने उसका विरोध किया है, तो इसको वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से देखते हैं? देखिएगा, एक चीज़ है, आप 70 के दशक का अगर तालिबान देखेंगे तो वहाँ स्कर्ट में लड़कियाँ घूमा करती थी, ठीक है, और अंग्रेजी बोला करती थी। लेकिन वो तालिबान जो अफगानिस्तान का 70 का दशक था। लेकिन जहाँ धार्मिक कट्टरता बहुत हद तक बढ़ जाती है, वहाँ सबसे पहले महिलाओं पर वहाँ के धार्मिक आधार से नियम कानून लागू होते हैं। हर धर्म की एक शरीयत होती है, वो सनातन संस्कृति की हो या इस्लाम की हो, बुद्धिस्ट की हो या पंजाबी कल्चर हो। दूसरी बात, तालिबानी अफगानिस्तान में जो मूल निवासी हैं, विश्व को, मैं ये पूरे विश्व का सवाल है, उन्हें उनके हाल पे जो छोड़ के लोग जा रहे हैं वो गलत है। हमारा अगर भारत में मानवाधिकार है, मैं कहता हूँ समूचे विश्व को उनकी बहाली की मांग करनी चाहिए और तालिबानियों पे जो है प्रेशर बनाना चाहिए कि किसी भी आम आदमी का ना शोषण होगा, महिला का ना शोषण होगा, और जो है जो ह्यूमन राइट्स है उसे एक तीखा सवाल पूछ लूँ? अभी पीछे हिंदुस्तान में, भारत में एक मांग उठी असहिष्णुता को लेकर, तमाम मुस्लिम कलाकारों ने, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों ने तमाम उस पर अपनी बात रखी, कहा कि हम देश छोड़ देंगे, ये ऐसा हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है। तो क्या भारत के अल्पसंख्यकों को अब इस मुद्दे पर
अपनी बात पहली बात तो रखनी चाहिए, नहीं रखनी अच्छा, चाहिए। पहली बात तो आप गलत हैं। अल्पसंख्यक कौन होता है? इस देश में विकलांग अल्पसंख्यक, इस देश में वेश्याएं अल्पसंख्यक है, इस देश में बौद्धिस्ट अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब आप मुस्लिम से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लेकिन जिसकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होता है। उन लोगों ने कहा ना कि उन्होंने जो बात लिशन थर्ड जेंडर अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है? अल्पसंख्यक है, विकलांग अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है? बिल्कुल है, वेश्याएं अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है? बिल्कुल राइट, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है, अच्छा माइनॉरिटी है। तो आप अल्पसंख्यक को मुस्लिम से क्यों जोड़ते हैं? और सही सुनता, देखिए सुनो, धार्मिक कट्टरता का आपको प्रेजेंट देखना है तो अफगानिस्तान को देखिएगा। और जितने लोगों ने कहा था कि हम देश छोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि देश को जो है ना गीता से चलाया जा सकता है, ना कुरान से चलाया जा सकता है, ना बाइबिल से चलाया जा सकता है, ना सतगुरु से। मेरा सवाल ये है ना, जी बताइए। सवाल ये है कि देश जो को चलाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग जो बुद्धिजीवी असहिष्णुता को जो बात कर रहे थे, वो आज चुप क्यों, खामोश क्यों है? सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ, क्या मानवता शर्मसार नहीं हो रही? मानवता नंगी होके नाच रही है, जरूरत है कि उसके बदन पे कपड़ा लपेटा जाए। तो मेरा एक सवाल और है देवेंद्र साहब आपसे, कि हम लोग लगातार 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो उस चुनाव को अब की बार किसकी सरकार, अखिलेश, माया या फिर योगी? अब ये हम कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र में तो वोट का अधिकार तो आपका भी है ना। नहीं, लोकतंत्र में देखिए, सुनिएगा, पहली बात तो इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि किसी सरकार को जनता चुनती है। जनता तब सुनती है जब अखबार में बहुत बड़ा सा फोटो छपता है और जनता के सामने में उस नेता की इमेज क्रिएट करी जाती है और अपोजिशन जो सरकार होती है उसकी आलोचना की जाती है, तब जनता कहते हैं कि ये अच्छा है। अब भाई इस देश में बहुजन की सरकार रही, मायावती जी रही, अखिलेश जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे और वर्तमान में राष्ट्र रक्षक लोग बैठे हैं, है ना। तो अब तो विकल्प की जरूरत है, और विकल्प नया कैसे मिलेगा? तो मैं तो कहता हूँ कि नया लड़का है चंद्रशेखर को मौका मिलना चाहिए, उसे सरकार बनानी चाहिए। क्योंकि जब तक, देखिए सुना, देश में सामाजिक न्याय जब तक स्टैब्लिश नहीं हो सकता, कैसे स्टैब्लिश होगा सामाजिक न्याय? अगर मायावती जी जो है बहुजन की राजनीति करती थी तो उन्हें मुस्लिमों का हक देना चाहिए था, उन्हें पिछड़ों का हक देना चाहिए था। समाजवादी अगर आई तो उन्हें भी हक देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? और आज वर्तमान में भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए कि कितने दलित और पिछड़े जो है कैबिनेट में है, कितने दलित और पिछड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स में है, कितने दलित और पिछड़े जो है न्यायालयों में है। 27 लोगों को मंत्री बनाया गया है, पिछड़ों को। अरे भैया, हिजड़ों की बस्ती में कंडोम बेच रहे हो क्या? कंडोम नहीं बिका करते। नहीं, कंडोम नहीं बिका करते, वो बात ठीक है, लेकिन आप देखा जिस चंद्रशेखर जी की आपने बात करी, चंद्रशेखर जी अभी कितना 1-1.5 साल अभी पार्टी को बनाए हुआ है, अभी पार्टी का निर्माण करे हुआ है, तो किस प्रकार से आप